बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी साथियों, टीएस एलियट के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं कि आखिर टीएस एलियट के क्वेश्चन में आपने लिख के क्या आना है। ठीक है, पैदाइश इनकी जो है जनाब वो सितंबर और उसके बाद 1888। देखिए आसान पैदाइश है इस बंदे की। मैंने भी आपको एक और तरीका कार भी बताया था कि अगर आपने ये सारी मालूमात नहीं देनी है, मैसूरी नहीं बताना है, सितंबर नहीं बताना है, जनवरी नहीं बताना है, तो आप सिर्फ ये 2 साल, इन 2 साल को 2 ब्रैकेट्स लगाएं और उसके अंदर बंदे का नाम लिख के पूरा कर दें। ठीक हो गया। पैदाइश आपने बता के आनी है, सबकी बतानी है, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने ये याद की है कोई चीज। इवन वो नहीं पूछता आपसे, लेकिन आप उसे बताएं। टीएस एलियट कौन है? एसिस्ट हैं, राइटर्स लिखते हैं, पब्लिशर्स हैं, छापने वाले, छापाखाने से भी ताल्लुक है इनका। राइटर भी हैं, प्ले राइट्स करते हैं, ड्रामा निगार भी बन जाते हैं वो लोग। और ये जो हमारे लिटरेरी और सोशल क्रिटिक भी हैं। माशरे में होने वाली बुराइयां हों या फनी अदब में होने वाली कुछ बुराइयां इन्हें दिखाई देती हैं तो ये उन पर आवाज उठाते हैं, तनकीद करते हैं। 20वीं सदी का बंदा है जनाब, ये भी 20वीं सदी के हैं, रेमंड विलियम भी 20वीं सदी के हैं, और ये उनके मेजर शायरों में शामिल होते हैं। वेस्टलैंड सुनी है ना आपने, आपके सिलेबस में शामिल है। वेस्टलैंड पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट आपके सिलेबस में मौजूद है। वो एक इन्होंने ऐसे लिखा है और इस ऐसे के अंदर इन्होंने ये जनाब पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपने ये ऊपर की मालूमात, 20वीं सदी, ये इनकी छोटी बहुत ये मालूमात और इनकी तारीख बताई, ये बता के आनी है उसे हर हाल में। ऐसे कब पब्लिश होता है? 1919 में। तो बहुत आसान तारीख है इनकी, तो तारीख ही सेम सेम है। वो 8888 1888 1919, ये तो आसान तरीके हैं। इगोइस्ट लिखेंगे। इगोइस्ट एक जरीदे का नाम है और टाइम लिटरेरी सप्लीमेंट में वो छपता था। ठीक हो गया। इगोइस्ट के नाम से एक ऐसे वो निकलता है, जैसे आपने निकलते अखबार जहां अखबारों के नाम होते हैं, इगोइस्ट के नाम से एक अखबार था, उसमें इन्होंने पब्लिश करवा दिया था। बाद में ये जो इनका ऐसे था, तो इसमें इनकी ये कोई किताब नहीं है जो कि 200-250 सफ़ों पर लिखी जाती है। ये एक ऐसे है, ऐसे कितने सफ़ों पे हो सकता है? मुश्किल से 30-50 सफ़ों पे होते हैं, इससे बड़ा ऐसे और क्या होगा। इसको इन्होंने द सेक्रेड वुड में पब्लिश करवाया था। ये है नाम उस किताब का जो बाद में इन्होंने खुद बनाई। उसमें इन्होंने अपनी मुख्तलिफ और चीजें भी जमा कर ली थी। ठीक हो गया। और इसको इन्होंने पब्लिश करवाया एक ही साल के बाद, यानी 19 में। अगर इन्होंने इस जरीदे को दे दी अपना, ये ऐसे किसी और को दे दिया कि छापो, उससे पैसा ले लिया। बाद में इन्होंने राइट्स अपने पास भी रखे और अपनी किताब के अंदर भी अपने उस मजमून को छाप दिया। ठीक हो गया। ये आपकी मालूमात में इजाफा है जनाब। ये जो ऐसे है, इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है? इसको मिस्टर डेविड लॉज ने बनाया है कि ये इतना जबरदस्त सेलिब्रेटेड क्रिटिकल ऐसे है जनाब कि इंग्लिश में 20वीं सदी में ऐसा किसी बंदे ने ऐसे नहीं लिखा। ठीक हो गया। डेविड लॉज की एक कोटेशन आपको मिल जाती है, ये आप कंक्लूजन में डाल दें या जहां कहीं आपको उस वक्त दिमाग में याद आ जाती है, इसको डाल दें, क्योंकि आपको ये तारीफ करनी है। और अगर कोई दूसरा बंदा तारीफ कर रहा है तो हमें एक दूसरा बंदा चाहिए होता है जो हमारे राइटर के काम की तारीफ करे। डेविड लॉज, नाम भी आसान है। पोइट्स के सबसे पहले ये शायर के दिमाग की बात करते हैं। उसके पास सेंस ऑफ ट्रेडिशनल होनी चाहिए, उसे ट्रेडिशंस का इल्म होना चाहिए। उसके पास एक डीपर्सनलाइजेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, अपनी जात की नफी करने वाला बंदा हो, मैं पे ना कायम रहे। ये शायर की, पोइट्स के पास ये 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक और डायग्राम हमें दिखा दी कि डायग्राम्स असल में दिखाने का मकसद है कि आपने ऐसी डायग्राम्स क्रिएट करनी है, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस की जिनकी नहीं मिल रही इंटरनेट से, उनकी खुद बनाए। फिर टाइटल आ गया आपकी बुक का। फिर उसके बाद उसमें जो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं ना, सबसे पहले आपने पार्ट 1 में बता दिया। पार्ट 1 में था कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, यानी हमारी पुरानी जो रिवायतें हैं उनका क्या हमारे नजरिया है। उसके बाद ये था इम्पर्सनैलिटी की थ्योरी, डिपर्सनलाइजेशन की थ्योरी, फिर कंक्लूजन। पार्ट 1 के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है। उन्होंने अपने ऐसे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये समझ ले, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, एक ही ऐसे के उन्होंने जनाब 3 हिस्से कर दिए। आप बेशक यहाँ पे पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लिख लें ताकि वो मजीद क्लियर हो जाए, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। एलियट के कॉन्सेप्ट ट्रेडिशन में कौन कौन से थे, अब इनकी बात करते हैं। देखो कितना प्यारा ये उन्होंने एरो बनाया है जो ट्रेडिशन का ऊपर को जा रहा है, यानी ट्रेडिशन यहाँ से आती है
नीचे से अगर पीछे से दौर से आ रही होती है तो वो तब्दीली लेती है, तो तब्दीली अच्छे जाविये पे लेती है कि वो मजीद ऊपर तरक्की करती है। ट्रेडिशन में उन्होंने बोला स्लेविश इमिटेशन नहीं होनी चाहिए, मैं माजी की कॉपी को नहीं मानता हूं, और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको इनहेरेंट नहीं किया जा सकता, अब्बा जान अगर राइटर हैं तो आप नहीं बन सकते हैं जब तक आप सख्त मेहनत करके इस खूबी को हासिल नहीं करते। तो वही बातें हैं जो आपको पहले बताई गई हैं, ये कॉन्सेप्ट के नाम से आपने हेडिंग लगा के ये 3 बुलेट्स बना देने और 3 कॉन्सेप्ट दे देने हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि जनाब ट्रेडिशन को आपने हासिल किया है, और वही लोग हासिल करेंगे ट्रेडिशन को। बाद लोग होते हैं हार्ड लेबर करते भी रहते हैं तो उन्हें समझ कुछ नहीं आती, क्योंकि उनके पास से समझ होती ही नहीं है उस काम को समझने की। वो कहते हैं ना कि बच्चे का जिस तरफ ध्यान है उसे उस तरफ लगाओ, जिस तरफ उसका दिल करता है उसे उस शोबे में भेजो। तो वही बंदा ट्रेडिशन को हासिल करेगा जिसको दिल करेगा कि वो हिस्ट्री की जाए, हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री से चीजें देखें। एक और ये बड़ी अहम आपकी, ये दूसरा आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 की थ्योरी ये वाली है, वो डीपर्सनलाइजेशन आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपने ये वाली बनानी है, ये आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। ओके, अब ये ग्राफ कौन सा है, ये उन्होंने आपको बताया कि जो जो अच्छा निकाद होता है वो बड़ा हसास होता है, और जब उसको अप्रिसिएशन की जरूरत पेश आती है कि कोई उसके काम को सराहे, तो डायरेक्टली जब उसको सराहा जाता है तो पोइट जो होता है उसको सराहा जाए नहीं, उसके काम को सराहा जाए, उसने जो आपको दिखाया है आप उसको सराहें। हम टीएस एलियट को सराहते हैं, टीएस एलियट को क्यों सराहें, हम क्यों ना सराहें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को जो उसने लिखा है। तो बंदे को सराहने की बजाय उसने कहा कि बंदे के काम को सराहें, ताकि उसकी उसमें पर्सनैलिटी तो आप नहीं देख रहे हैं ना। केमिकल रिएक्शन इन्होंने थ्योरी दी है और इन्होंने थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है। ये केमिकल रिएक्शन जरा गौर से देखना पड़ेगा आपको जनाब, और ये मुझे दिखाना है आपको ये वाला बनाने के लिए। डीपर्सनलाइजेशन के अंदर आपने इस थ्योरी को यूज करना है। ये होता क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूअल सरेंडर होता है। ये आपने बातें सारी पढ़ी हुई हैं, हिमसेल्फ का यानी जात का आपने हथियार डाल दिए हैं, और वो जो लम्हात थे वो समथिंग उसमें आपने न्यू डाला और उसको बड़ा काबिल कदर बना दिया, अपनी जात की नफी कर दी। इसके बाद आर्टिस्ट क्या करता है, वो तरक्कियां पाता है और फिर वो आगे जाता जाता है और अपनी जात की कुर्बानियां देता ही रहता है। अपने आप की तो मैं करता ही नहीं ना, की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन, उसको ये नहीं पता, वो सेक्रीफाइस कर दिया उसने अपने आप को वहां पर, और कॉन्टिन्यूअल उसने नफी की, खत्म कर दिया अपनी जात को। यही बात वो एक्सप्लेन करते हैं हमें एक केमिकल प्रोसेस के जरिए। उन्होंने कहा आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप पानी डाल दें, और इन दोनों को आप अगर आप इज इक्वल टू करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक नई सल्फ्यूरिक डाई ऑक्साइड अगर आप लेते हैं तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। डाई ऑक्साइड के अंदर आपने पानी डाला है, और कैटालिस्टिक कौन है, ये दिमाग है शायर का, ये कौन है, इमोशंस और फीलिंग्स हैं। ठीक है, एक और उसमें उन्होंने इमोशंस प्लस फीलिंग्स लिख के प्लस ये माइंड ऑफ राइटर करके तो इज इक्वल टू द थ्योरी कर दिया डीपर्सनलाइजेशन। ठीक हो गया, ये थ्योरी आपने इस तरह से बनानी है। आप और भी सर्च कर सकते हैं गूगल से अगर आपको मिलती है, जिसमें नीचे इमोशन और फीलिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ पर राइटर का माइंड्स लिखा हुआ है, और आगे आप लिखें कि राइटर का काम। ये भी आप थ्योरी बनाएंगे। इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे लास्ट स्टूडेंट्स इसको बनाकर आए हैं और जब मैंने उनके मार्क्स देखे तो मैं बहुत खुश हुई, और वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि 76 से नंबर किसी के कम नहीं आए थे, 76, 74, 72, और मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा वाह, तो अच्छा ही हो गया। फिर वो खुश इस वजह से थे कि आपने हमें ये जो डायग्राम्स बताई है ना, इनसे हमें नंबर मिले हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सबके नंबर आए। यहाँ पर उन्होंने कंक्लूड कर दिया अपने क्वेश्चन को। ये पार्ट 3 है उनके ऐसे का। इसके अंदर उन्होंने ये जो बात किया बड़ी अहम है, इसको भी आपने जरूर याद करना है। ये वो कोटेशंस हैं जो कभी भी नहीं निकल सकती इनके क्वेश्चन से। रेडीमेड क्वेश्चन है आपका। पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। सुपर कोटेशन पर्सनालिटी में ही आएगी ये वो ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल सेंस में नहीं आएगी। ये कोटेशन सेकंड क्वेश्चन की है। द पोइट क्या करेगा जनाब, उसको जान सकता है, किसको जान सकता है, व्हाट इज टू बी डन, जो कि वो कर सकता है उसको वो जान सकता है, क्योंकि उसने हासिल किया है उसको एक सेंस के जरिए, और वो उसके पास ट्रेडिशन के सेंस है, और ट्रेडिशन के सेंस को हिस्टोरिकल सेंस भी कहा जाता है, हिस्टोरिक सेंस भी कहा जाता है। और जो बना देती है उसको बाखबर ना सिर्फ अपने हाल से बल्कि हाल के उन लम्हात के साथ साथ माजी से भी बाखबर बना देती है। ये आपकी कोटेशन है आपके हिस्टोरिकल सेंस के क्वेश्चन की। ठीक हो गया।
हाँ जी, आपने ये अपने फर्स्ट आंसर में लगानी है, ये आपने ट्रेडिशन में लगानी है, ये आपने सेकंड इम्पर्सनैलिटी में लगानी है, ये आपकी वो कोटेशंस है। डेड पोइट्स वाली भी आपकी ट्रेडिशन की कोटेशन है, जो आपने वो हिस्टोरिकल सेंस में लेनी है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि डेड राइटर्स जो क्या है वो दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है उनके बारे में, कोई मालूमात हमें मिली ही नहीं है, उनकी वो पुरानी किताबें अगले दौर में आई ही नहीं, तो वो दूर चले गए। लिहाजा वो कहते हैं कि मैं कहता हूं कि डायनामिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए पास्टेस ऑफ पास्ट के साथ और फिक्शन ऑफ ट्रेडिशन के साथ। ये क्वेश्चन, ये आपकी कोटेशंस आपके क्वेश्चन नंबर 1 की हैं। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 की कोटेशन है, मेरे ख्याल में मैंने ये आपको कल करवा दी हुई है ना, हिस्टोरिकल सेंस और परसेप्शन वाली। ये मुझे मुझे लगता है, हाँ मैंने आपको करवा दी थी कि जनाब ये भी आपकी हिस्टोरिकल सेंस क्वेश्चन नंबर 1 की कोटेशन है, यानी ट्रेडिशन वाले क्वेश्चन की कोटेशन है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो जनाब वो मुझे बताएं।